नमस्ते छात्रों, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 12वीं फिजिक्स के आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। इसे हम इंग्लिश में अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। हमने अपनी पुरानी चैप्टर्स में हमने करंट के बारे में पढ़ा था, धारा के बारे में पढ़ा था। धारा को मुख्य रूप से हम दो भागों में विभाजित करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा का इलेक्ट्रिक करंट का जो क्लासिफिकेशन है वो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेस पर किया जाता है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। चूंकि हम जानते हैं धारा को हम परिभाषित करेंगे परिमाण एवं दिशा के आधार पर, तो दिष्ट धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी दिशा नियत रहती है, उसका परिमाण बदले या ना बदले। अर्थात दिष्ट धारा में धारा की दिशा परिवर्तित नहीं होती है, उसके परिमाण परिवर्तित हो सकता है। जैसे बैटरी से प्राप्त धारा वो दिष्ट धारा है। इसको ही हम कुछ और भागों में विभाजित कर सकते हैं। समदिष्ट धारा, जिसके परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ निश्चित रहते हैं, जैसे बैटरी सेल से प्राप्त धारा समदिष्ट धारा होती है। एक होती है परिवर्ती दिष्ट धारा, जिसका परिमाण तो बदलता है परंतु दिशा नहीं बदलती है। जैसे हम किसी परिपथ को अचानक जोड़ते हैं या तोड़ते हैं तो कुछ समय के लिए जो धारा प्रवाहित होती है वो हम कहते हैं वो परिवर्ती दिष्ट धारा है। अब हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे डायनेमो या जनरेटर से प्राप्त जो धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसको आप चित्र से देख सकते हैं। इसमें पहले धारा का बिंदु O पर मान 0 है, जो बढ़ते बढ़ते I0 हो गया, अधिकतम हुआ, और उसके बाद फिर घटते हुए 0 पे आया, फिर विपरीत दिशा में बढ़ा। तो इस प्रकार t समय में धारा का मान 0 से बढ़कर अधिकतम हुआ, फिर घटते हुए न्यूनतम हुआ, फिर विपरीत दिशा में बढ़ा। तो इस प्रकार की धारा जो होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसे हम I = I0 sin ωt इक्वेशन से व्यक्त करते हैं, जहाँ पे I0 धारा का शिखर मान है, I धारा का ताक्षणिक मान है, अर्थात किसी एक क्षण पर धारा का मान है। I0 उसकी पीक वैल्यू है, शिखर मान है, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी या कोणीय आवृत्ति है। जिस प्रकार अल्टरनेटिंग करंट होती है उसी प्रकार अल्टरनेटिंग EMF भी होता है। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उस विद्युत वाहक बल कहते हैं जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप में चेंज होता रहे, परिवर्तित होता रहे, बदलता रहे। इसे हम E = E0 sin ωt कहते हैं। ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल है। यदि हम विभव के रूप में देखें तो हम V = V0 sin ωt लिख सकते हैं। इसको आप देख लें, यहाँ पर भी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल 0 से बढ़कर अधिकतम हुआ, फिर उसके बाद फिर घटते हुए मिनिमम हुआ, और फिर विपरीत दिशा में जाके फिर अधिकतम हुआ और घटते हुए 0 पे आ गया। तो यहाँ प्रत्यावर्ती विद्युत, यहाँ जो विद्युत वाहक बल है इसका मान भी समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसे हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। जब हम वोल्टा की बात करें, वोल्टेज की बात करें, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को हम AC वोल्टा कहते हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उनके हम दो बिंदु ले लें, उनके बीच यदि हम विभवांतर ज्ञात करें तो उसे हम AC वोल्टा कहते हैं। इसे V = V0 sin ωt से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ V0 धारा का वोल्टेज का शिखर मान है, पीक वैल्यू है इसकी। अब हम इससे संबंधित कुछ डेफिनेशंस देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट संबंधित। पहला है, क्योंकि इन शब्दों का उपयोग आगे बहुत ज़्यादा होना है, इससे पहला है एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। अभी हमने बात भी की थी, शिखर मान शब्द उपयोग हुआ था, जिसे हम आयाम भी कहते हैं और पीक वैल्यू कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के किसी भी दिशा में, तो हमने देखा है कि प्रत्यावर्ती धारा पहले 0 से बढ़ के धनात्मक दिशा में अधिकतम होती है, फिर न्यूनतम हो जाती है, उसके पश्चात ऋणात्मक दिशा में भी बढ़ती है और फिर अधिकतम मान प्राप्त करने के बाद घटते घटते 0 हो जाता है।
तो प्रत्यावर्ती धारा का किसी भी दिशा में अधिकतम मान जो है वो कहलाता है उसका आयाम, एम्पलीट्यूड या शिखर मान। इसे हम आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। जैसे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ आई नॉट प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या शिखर मान होगा। दूसरा नंबर बात करें टाइम पीरियड, आवर्तकाल की, तो जब प्रत्यावर्ती धारा एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेती है उसे हम कहते हैं उसका आवर्तकाल। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। यह समय जो है चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय होता है। यदि कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा है तो आवर्तकाल टी बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, टी इक्वल 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्योंकि इसका हमें आगे उपयोग होना है। फ्रिक्वेंसी, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। ये आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो वास्तव में जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति वही होती है जो कोई एक चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की होती है। अर्थात कुंडली 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाती है वही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को हम न्यू से प्रदर्शित करें, आवर्तकाल टी है तो हम जानते हैं न्यू बराबर 1/टी। क्योंकि आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है तो ये हो जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई या ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू। ये ओमेगा और न्यू में संबंध हो जाएगा। हम देखते हैं मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। हमने देखा है कि प्रत्यावर्ती धारा शून्य से बढ़ के अधिकतम होती है, फिर घट के शून्य जाती है। उसके पश्चात विपरीत दिशाएं बढ़ती है, फिर अधिकतम होती है और ऋणात्मक दिशा में, और फिर घट के शून्य जाती है। तो एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। और जब हम बात करते हैं कि पहले आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में बढ़ती है और दूसरे आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा विपरीत दिशा में बढ़ती है, तो वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो शून्य होता है। इसकी हम गणितीय व्युत्पत्ति देख लेते हैं कि मान लीजिए किसी क्षण स्मॉल टी पर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो एक पूर्ण चक्र में, एक कंप्लीट साइकिल में उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी आई एवरेज, वो किसके बराबर होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी का पूर्ण चक्र में औसत मान जो होगा वो वास्तव में आई नॉट जो साइन ओमेगा टी है, जो आई नॉट का मान निश्चित रहे, एक साइन ओमेगा टी है उसका एक पूर्ण चक्र में औसत मान के बराबर होगा। परंतु साइन ओमेगा टी का मान +1 से -1 के रूप में बीच में परिवर्तित होता है, और +1 और -1 का जो एवरेज होगा वो शून्य होगा। इसलिए आई का एक पूर्ण चक्र में औसत मान जो है वो आई नॉट इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अर्थात एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। इसीलिए प्रत्यावर्ती धारा है जो वास्तव में चुंबकीय प्रभाव या रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है, बल्कि ये केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। इसका हम एक और दूसरी मेथड देख लें। मान लीजिए आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है और एक अल्प समय dt के लिए हम परिपथ में धारा का मान निश्चित रहता है। तो dt समय में परिपथ में प्रवाहित जो आवेश होगा वो dq इक्वल टू आई dt होगा। dt समय में परिपथ में प्रवाहित जो आवेश है वो dq इक्वल टू आई dt, क्योंकि अल्प समय के लिए बात करें तो यहाँ dq होगा और dt लेंगे, आई का मान रखेंगे तो आई नॉट साइन ओमेगा टी dt हो जाएगा। अब एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालना है तो आई एवरेज बराबर क्या होगा, 0 से t समय तक बहने वाला आवेश बटे कुल समय अंतराल। अब 0 से t समय तक बहने वाला आवेश ये हो जाएगी लिमिट, तो इंटीग्रेशन 0 टू t आई डी टी अपॉन कैपिटल T, 0 टू t आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन टी डी टी। अब हमें साइन ओमेगा टी को कन्वर्ट करना है, तो साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी का हम जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, क्योंकि साइन का समाकलन होता है कॉस, और चूंकि साइन के साथ ओमेगा लगा हुआ है एंगल में तो इसलिए ये ओमेगा चला जाएगा अपॉन में। तो आई नॉट अपॉन टी माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 टू टी। एक बार हम अपर लिमिट रखेंगे, किसके स्थान पर रखेंगे, स्मॉल टी के स्थान पर, और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे 0 स्मॉल टी के स्थान पर, ओमेगा बाहर हो जाएगा। तो आई नॉट अपॉन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस नॉट 0।
माइनस कॉस 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, ये वैल्यू हम रख देंगे इसमें, माइनस कॉस 2 पाई अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, टी से टी कैंसिल होगा तो माइनस कॉस 2 पाई, माइनस कॉस 2 पाई, जो कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, माइनस लगा हुआ है तो -1 प्लस 1 0, तो प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 हो गया। अब हम निकालते हैं इसका वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हम जानते हैं कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं किसी चालक में तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, और ये जो ऊष्मा उत्पन्न होती है ये प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अब धारा का मान चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसका वर्ग से धनात्मक होता है, अतः धारा के किसी भी दिशा में प्रवाहित हो हमेशा वह गर्म होगा, चालक तार गर्म हो जाएगा, और ये प्रत्यावर्त धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो एक पूर्ण चक्र में आई स्क्वायर के माध्य के वर्गमूल को हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर, माध्य मतलब एवरेज, मूल मतलब वर्गमूल, अर्थात धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इसे आरएमएस या रूट मीन स्क्वायर, IRMS या रूट मीन स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम रिलेशन देखते हैं कि IRMS और I0 में क्या संबंध होता है। तो प्रत्यावर्त धारा का समीकरण दिया जाता है I = I0 sin ओमेगा टी, और IRMS प्रत्यावर्त धारा का वर्ग माध्य मूल मान है, तो IRMS स्क्वायर यदि हम निकालें, बाद में हम IRMS निकाल देंगे, तो पहले हम IRMS स्क्वायर निकालेंगे, तो 0 to t I² dt अपॉन टी, चूँकि I स्क्वायर का हमें माध्य निकालना है, लिमिट 0 से t में परिवर्तित हो रही है, तो जब हम IRMS स्क्वायर निकालेंगे तो 0 to t I² dt अपॉन टी। अब I की वैल्यू हम रखेंगे तो I0 स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो जाएगा dt, यहाँ पर I0 स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो I0 स्क्वायर अपॉन टी बाहर हो गया, 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है हम वैल्यू निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, चूँकि कॉस 2 ओमेगा टी बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इससे हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, इसलिए IRMS स्क्वायर इक्वल टू जाएगा I0 स्क्वायर अपॉन 2t 0 to t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt। अब कैपिटल T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा अभी रख सकते हैं या लिमिट रखने के बाद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर T के स्थान पर 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दिया है, तो यहाँ बाहर हो जाएगा ओमेगा, यदि T के स्थान पर 2 पाई अपॉन ओमेगा रखें तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा, तो ओमेगा I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई हो गया, ये समाकलन के बाहर है। लिमिट में हमने 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा रखा, अब जब हम समाकलन करेंगे तो 1 का हो जाएगा T, और कॉस 2 ओमेगा टी का होगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, चूँकि एंगल में टी के साथ 2 ओमेगा है तो 2 ओमेगा नीचे भी जाएगा, तो साइन कॉस का होता है साइन, तो कॉस 2 ओमेगा टी का हो गया साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। लिमिट में हो गया 0 से 2 पाई, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे किसके स्थान पर, स्मॉल टी के स्थान पर, और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे स्मॉल टी के स्थान पर। तो जब हम अपर लिमिट रखेंगे 2 पाई अपॉन, बाहर जो ब्रैकेट के ओमेगा I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई है वो उसको छोड़ देंगे, टी के स्थान पर रखा तो 2 पाई अपॉन ओमेगा हो गया, माइनस साइन 2 ओमेगा टी में टी के स्थान पर 2 पाई अपॉन ओमेगा रखेंगे तो साइन 4 पाई हो जाएगा, साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। तो और 0 रखने पर 0 स्थान पर दोनों स्थिति में 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, और टी के साथ 0 करेंगे तब भी 0 आएगा। अब हम देखते हैं ओमेगा I0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्योंकि साइन 4 पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा मिल जाएगा हम यहाँ पे। अब IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू होता है I0 स्क्वायर अपॉन 2, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा नीचे,
और ओमेगा से ओमेगा कटेगा तो आई नॉट स्क्वायर, तो हमें मिल गया आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर 2, जिसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 0.707 आई नॉट। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमान मूलमान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और शिखर मान या पीक वैल्यू में रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि आई आर एम एस वैल्यू जो है उसके पीक वैल्यू की 1/√2 या 0.707 गुना होती है। आई नॉट इज इक्वल टू √2 आई आर एम एस, या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इज इक्वल टू √2 इंटू प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब हम प्रत्यावर्ती धारा में अंतर भी देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का जो परिमाण और दिशा दोनों आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं, और दिशा धारा की दिशा नियत रहती है, परिमाण बदल सकता है। प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, जबकि दिशा धारा रासायनिक, ऊष्मीय और चुंबकीय तीनों प्रभाव प्रदर्शित करती है। इस धारा के जो मापक यंत्र होता है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को यदि मापना है तो वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, जबकि दिशा धारा का जो मापन होता है उसके यंत्र बनाए जाते हैं वो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को हम कम कर सकते हैं। इसके लिए हम चौक कुंडली का उपयोग करते हैं, जिसे हम चौक कॉइल कहते हैं। और बिना ऊर्जा क्षय के इस धारा को कम नहीं कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए हम प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में लॉस होता है। प्रत्यावर्ती धारा में हम ट्रांसफार्मर का उपयोग कर सकते हैं और इससे हम धारा की ध्रुवता को बदल सकते हैं, जबकि डीसी में हम या दिशा धारा में हम ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं कर सकते। एसी के लिए धारा जो है किसी तार के समस्त परिक्षेत्र में समान रूप से प्रवाहित नहीं होती है, जबकि डीसी में धारा किसी भी तार के अनुप्रस्थ काट का जो एरिया क्रॉस सेक्शन होता है उसमें समान रूप से प्रवाहित होती है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इस धारा को हम कम शक्ति व्यय करके दूर स्थानों तक हम भेज सकते हैं। इस धारा को दूर स्थानों तक भेजने में बहुत अधिक शक्ति का व्यय होगा। प्रत्यावर्ती धारा समान वोल्टता की दिशा धारा से अधिक खतरनाक होती है और दिशा धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होती है। विद्युत चुंबक बनाने में इस धारा का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी ध्रुवता बदलती रहती है, जबकि क्योंकि चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है धारा, जबकि दिशा धारा विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। तो इस प्रकार आज हमने प्रत्यावर्ती धारा क्या है, साथ में दिशा धारा क्या है, इनकी भूमिका पढ़ी। फिर प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ हमने परिभाषाएं देखी हमने, और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तथा प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान, तथा प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध क्या होता है, और साथ ही हमने प्रत्यावर्ती धारा तथा दिशा धारा में क्या अंतर है इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। तो आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।